गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह आज आपके सामने डिटरमिनेंट यानी कि सारणी के पार्ट 7 की वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। अब से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणी के गुणधर्म पर मैंने 2 वीडियोस बना रखी है। पार्ट नंबर 5 और 6 में हमने सारणी के गुणधर्म को ही डिस्कस किया था, जिसमें हमने अब तक प्रॉपर्टी नंबर 4 को डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 7 के अंदर हम प्रॉपर्टी नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है वो आपको ध्यान से समझना है। प्रॉपर्टी नंबर 5 का स्टेटमेंट देखते हैं पहले। यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक संख्याओं के योग के रूप में लिखा हो, यानी आपके पास सारणिक में आपको कोई ना कोई एक ऐसी पंक्ति मिलेगी या कोई ना कोई एक ऐसा स्तंभ मिलेगा जिसका हर एक एलिमेंट 2 या 2 से एलिमेंट्स के योग के रूप में लिखा हुआ आपको मिलेगा। योग के रूप में लिखा हो तो उस सारणी को उसी क्रम की, जिस क्रम का आपको सारणिक दिया गया है उसी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये आपको प्रूव करना है। यानी कि मान लीजिए, जैसे मैंने नीचे यहाँ पे एक सारणिक दिखा रखा है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो इसके अंदर क्या है, जो आपके पास सारणिक का जो पहला स्तंभ है उसके प्रत्येक एलिमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारणी का जो आपके पास पहला स्तंभ है उसका प्रत्येक एलिमेंट 2 एलिमेंट्स के जोड़ योग के रूप में लिखा हुआ है। प्रत्येक एलिमेंट 2 एलिमेंट्स के योग के रूप में आपको लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट ये कहता था, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योग के रूप में हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास पहला जो स्तंभ है उसका प्रत्येक एलिमेंट 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योग के रूप में यहाँ पे दे रखा है। तो उस सारणिक को, यानी जो आपको सारणिक दे रखा है उस सारणिक को उसी क्रम की, जो जिस ऑर्डर का, यानी 3x3 ऑर्डर का है ना ये सारणिक, इसी क्रम की आपके पास क्या है 2 या 2 से अधिक सारणिक। यहाँ पे अगर 2 एलिमेंट्स के जोड़ के रूप में लिखा है तो इस सारणिक को आप 2 अलग अलग सारणिक के योग के रूप में लिखोगे। कैसे लिखोगे वो मैं बताऊंगा मैं आपको। अगर यहाँ पे मान लीजिए तीसरा एलिमेंट भी होता तो उसको आप कितने सारणिक के योग के रूप में लिखते हैं, फिर आप इसको 3 सारणिक के योग के रूप में लिख सकते थे। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एक सारणिक कंसीडर किया है, एक डिटरमिनेंट मैंने कंसीडर किया है। वो यहाँ पे क्या अज्यूम किया मैंने, डेल्टा। देखिए डेल्टा के एंट्रीज क्या है, A1 प्लस अल्फा, B1 C1, A2 प्लस बीटा, B2 C2, A3 प्लस गामा, B3 और C3। यानी कि इस सारणी के अंदर स्पेशल बात यह है कि इस सारणी के जो पहले स्तंभ का प्रत्येक एलिमेंट है, इस सारणी के पहले स्तंभ का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो 2 एलिमेंट्स के योग के रूप में आपको दे रखा है। तो आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव ये करना है कि ये जो सारणिक डेल्टा है, इस सारणिक को आप 2 सारणी के योग के रूप में लिखोगे, यानी डेल्टा को आप 2 सारणी के योग के रूप में दर्शाओगे। वो आप कैसे दर्शाओगे वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो जो आपको देखिए डेल्टा दे रखा है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका प्रथम स्तंभ के अनुदिश करते हैं प्रसार। सारणी का प्रसार आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसका प्रसार कर रहा हूँ प्रथम स्तंभ के अनुदिश। प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करेंगे तो पहले साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। क्या साइन आएगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद प्लस माइनस और प्लस। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करोगे तो सबसे पहले के एलिमेंट के आगे प्लस का निशान वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, दूसरे एलिमेंट के आगे माइनस का निशान वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, तीसरे एलिमेंट के आगे किसका निशान आएगा, प्लस का निशान आएगा, वो भी मैंने यहाँ पे अज्यूम कर रखा है। यानी कि साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गई होगी भी, साइन आपको किस प्रकार से लगाने हैं। क्लियर है बात। अब प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करोगे तो सबसे पहले ये एलिमेंट है A1 प्लस अल्फा, उसको मैंने सेम लिख लिया, इसके आगे प्लस का निशान लगा दिया। अब इसके बाद ये पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो पीछे जो बचता है B2 C2 B3 C3 उसको आपने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है बात। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आएगा A2 प्लस बीटा, A2 प्लस बीटा का आगे साइन आएगा माइनस का। अब ये सेकंड पंक्ति में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो क्या बचेगा पीछे B1 C1 B3 C3 वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट अपने पास क्या है, A3 प्लस गामा है, इसके आगे साइन आएगा प्लस का। इसके बाद ये थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में पीछे क्या बचता है B1 C1 B2 C2 वो मैंने यहाँ पर आपके पास सामने लिख दिया। क्लियर है बात। अब देखिए A1 प्लस अल्फा क्या है, 2 संख्याओं का योग है।
और सारणिक भी क्या होती है, एक संख्या ही होती है। सारणिक क्या होती है, एक, आपको पता है सारणिक की डेफिनेशन मैंने करवाई थी, प्रत्येक वर्गावयु के संबंधित एक संख्या होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। तो ये सारणिक भी एक संख्या है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास क्या होता, 5 + 2 मल्टीप्लाइड बाई मान लीजिए 10 होता, तो आप क्या कैसे करवाते हैं इसको, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करवा सकते हो, फिर प्लस का निशान, फिर 2 को मल्टीप्लाई करवाओगे आप 10 के साथ, अलग अलग मल्टीप्लाई करवा सकते हो ना आप। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है, क्योंकि a1 + अल्फा संख्याएं हैं 2 और ये भी क्या है, एक संख्या है, तो आप इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करवा सकते हो। तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले मैंने a1 का मल्टीप्लाई करवाया, a1 का मल्टीप्लाई इस सारणी के साथ में करवा दिया, तो क्या आ गया देखो, a1 इंटू, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, a1 इंटू b2 c2 b3 c3। क्लियर है बात। इसके बाद अल्फा को एक बार छोड़िए आप, फिर माइनस a2 का मल्टीप्लाई करवाइए इस सारणी के साथ में, a2 का मल्टीप्लाई इस सारणी के साथ में कराओगे तो क्या आएगा, माइनस a2 b1 c1 b3 c3, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। क्लियर है बात। इसके बाद सेम इसी प्रकार से a3 का मल्टीप्लाई इस सारणी के साथ आप करवाओगे तो a3 इंटू क्या आएगा, b1 c1 b2 c2, ये चीज़ आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो गई। क्लियर है बात। तीन संख्या a1 a2 a3 का मल्टीप्लाई आपने करवा लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या बचता है, पीछे आपके पास अल्फा है, माइनस बीटा है और गामा है। क्लियर है बात। अल्फा माइनस बीटा और गामा, इसका मल्टीप्लाई भी करवाइए सारणी के साथ, तो अल्फा का मल्टीप्लाई इसके साथ कराओगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू b2 c2 b3 c3। ओके, फिर माइनस बीटा का मल्टीप्लाई इसके साथ करवा दिया, फिर सेम तरीके से मैंने गामा का मल्टीप्लाई इसके साथ करवा दिया, तो गामा इंटू ये चीज़ आपके पास आपको अवेलेबल हो गई। क्लियर है बात। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपको ये चीज़ मिल गई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे पहला करली ब्रैकेट लगाया था, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया है, इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, क्योंकि अगर आप इस सारणी का प्रसार करते हो प्रथम स्तंभ के अनुदिश तो वापस आपको यही चीज़ मिलेगी। प्रसार आपको करना आता है, आप इजीली ये चीज़ देख सकते हो। क्लियर है बात। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, ये जो आपके पास दूसरा कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये सारणी के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि इस सारणी का जब आप प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करोगे तो आपको वापस ये चीज़ ही मिलेगी, यानी कि ये दोनों सेम चीज़ है। तो आप इसकी जगह यानी कि उस कर्ली ब्रैकेट वाले जगह इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये डिटरमिनेंट का मान आप लिख सकते हो। तो यहाँ देखिए डेल्टा किसके बराबर आ गया, डेल्टा 2 सारणी के बराबर आ गया। डेल्टा किसके बराबर आ गया, 2 सारणी के बराबर आ गया। यही हमें प्रूव करना था कि अगर किसी सारणिक में कोई पंक्तिय स्तंभ का प्रत्येक एलिमेंट्स 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स के योग के रूप में दे रखा है, तो उस सारणी को आप 2 सारणी के योग के रूप में, अगर 2 एलिमेंट्स का जोड़ दे रखा है, अगर 3 एलिमेंट्स के योग के रूप में दे रखा है, तो आप 3 सारणी के योग के रूप में लिख सकते हो। वही मैंने यहाँ पे प्रूव किया। देखिए डेल्टा में क्या था, प्रथम स्तंभ का प्रत्येक एलिमेंट क्या था, आपके पास 2 एलिमेंट्स के योग के रूप में था, तो मैंने इसको 2 सारणी के योग के रूप में लिख दिया। अब आपको यहाँ पे ध्यान से ये देखना है कि जो आपके पास दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम था उसमें तो सिंगल एलिमेंट्स थे, b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो जो मैंने सारणिक लिखे हैं नीचे, उसमें देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें कोई चेंज नहीं है, b1 b2 b3 c1 c2 c3 सेम आया है, इस साइड भी ये चीज़ क्या है, ये सेम ही आई है। क्लियर है बात। अब जो आपके पास पहले एलिमेंट्स, पहला जो कॉलम था वो क्या था, 2 एलिमेंट्स के योग के रूप में आपको दे रखा था, तो वो प्रोसेस आप यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, a1 a2 a3, इस साइड क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा। क्लियर है बात। यानी कि 2 एलिमेंट्स के योग के रूप में दे रखा है, तो इस प्रकार से आप उनको अलग अलग करके लिख सकते हो। बस जिस कॉलम को आपको 2 या 2 से एलिमेंट्स 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स के योग के रूप में दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ उसी कॉलम के एलिमेंट को सेपरेट करेंगे, बाकी कॉलम के एलिमेंट आपके पास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो आपके पास क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट 4.2 में, उसके ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 की स्टेटमेंट को हम ध्यान से पढ़ते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट आपको क्या कहती है, वो उसको भी फोकस करना है आपको। स्टेटमेंट क्या है, देखिए, सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ, सारणी की कोई भी आपके पास, आप ये पंक्ति सेलेक्ट करो या फिर स्तंभ सेलेक्ट करो, पंक्ति या स्तंभ, ठीक है, के प्रत्येक अवयव में, पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति, यानी अगर आपने पंक्ति सिलेक्ट कर रखी है ऊपर, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, अन्य पंक्ति ही सिलेक्ट करोगे। अगर आपने स्तंभ सिलेक्ट कर रखा है ऊपर, तो आप क्या करोगे, अन्य स्तंभ सिलेक्ट करोगे। किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों का
कोई अचर गुणज, अचर गुणज का मतलब कोई भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर हो सकता है। अचर गुणज जोड़ने या घटाने पर, या तो आप जोड़ते हो या फिर आप क्या करते हो, घटाते हो, तो सारणिक के मान में जोड़ने या घटाने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको प्रूव करना है। यानी कि स्टेटमेंट को समझिए पहले, फिर आपको क्वेश्चन जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो ध्यान से समझ आएगी। इसमें ये कहना चाहता है कि सारणिक के अंदर आप कोई भी एक पंक्ति सिलेक्ट करो या कोई भी एक स्तंभ सिलेक्ट करो। मान लीजिए मैंने क्या सिलेक्ट कर ली, एक पंक्ति सिलेक्ट कर ली। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट रो सिलेक्ट मैंने यहाँ पे कर ली। अब इसका इस सारणी का कोई ना कोई पर्टिकुलर मान होगा, वो मान हमारा इजीली निकाल सकते हैं। अब इस प्रथम पंक्ति के अंदर हम क्या करें, कोई अन्य पंक्ति कौन सी हो सकती है, ये प्रथम पंक्ति थी आपके पास, अन्य पंक्ति कौन सी हो सकती है, दूसरी या फिर तीसरी हो सकती है। मान लीजिए मैंने कौन सी सिलेक्ट कर ली, तीसरी। क्लियर है बात। प्रथम पंक्ति तो मैंने कोई सिलेक्ट की थी स्टार्टिंग में, इसके अंदर हमें क्या करना है, कोई अन्य पंक्ति दूसरी या तीसरी पंक्ति को कोई अचर संख्या से मल्टीप्लाई कराओ। अचर संख्या कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया इसको 3 से, अचर संख्या 3 से करवा दिया मल्टीप्लाई, यानी कि इसके हर एक एलिमेंट को आपको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। क्लियर है बात। मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसको आप किस में जोड़ोगे, प्रथम पंक्ति में जोड़ोगे, यानी R1 प्लस क्या कर दोगे आप, 3R3 कर दोगे। तो जो आपको एक नया सारणिक मिलेगा उसका मान और इस डेल्टा का मान क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनका मान इक्वल कैसे होगा, क्यों होगा, इसका हम प्रूफ देख सकते हैं, फिर आपको इजीली ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसका मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पे डेल्टा एक सारणी कंसीडर किया है। डेल्टा आपके पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और C3 वो सेम ही आपके पास एलिमेंट्स है जो हम जनरली लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग से। क्लियर है बात। अब आपको क्या करना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट आपकी ये कहती है कि इसकी आप कोई भी एक पंक्ति सिलेक्ट करो या कोई भी एक स्तंभ सिलेक्ट करो। इसने ये बोला है सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, यानी कोई भी एक पंक्ति सिलेक्ट कर लो या कोई भी एक स्तंभ सिलेक्ट कर लो। मान लीजिए हमने पहला स्तंभ सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है बात। इस प्रथम स्तंभ के प्रत्येक अवयव में अगर आपने स्तंभ सिलेक्ट किया है तो अन्य भी आप क्या करोगे, स्तंभ ही सिलेक्ट करोगे। अगर आपने पंक्ति सिलेक्ट की होती तो आप अन्य पंक्ति ही सिलेक्ट यहाँ पर करते। मैंने यहाँ पे स्तंभ सिलेक्ट कर लिया, तो अब पीछे 2 स्तंभ बचते हैं, एक तो दूसरा स्तंभ बचता है, एक या तीसरा स्तंभ बचता है। इन दोनों स्तंभ में से कोई भी एक स्तंभ आप सिलेक्ट कर सकते हो। दोबारा, पंक्ति स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति स्तंभ, मान लीजिए मैंने तीसरा स्तंभ सिलेक्ट कर लिया। तीसरे स्तंभ को करवाना है मल्टीप्लाई किससे, किसी अचर गुणज से मल्टीप्लाई करवाना है। मान लीजिए तीसरे स्तंभ को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाता हूँ, कोई अचर गुणज यानी कि K से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, मान लीजिए। क्लियर है बात। तो C3 अपने पास ये कॉलम था, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, K से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये क्या बन गया, KC3 बन गया। अब इस KC3 को जोड़ना किसकी जगह है, किसके अंदर जोड़ना है, C1 के अंदर जोड़ना है। जोड़ने का प्रोसेस आपको पता है। C1 में अगर आप जोड़ोगे KC3 को, फिर आपको एक नया सारणिक मिलेगा, उस सारणिक का मान और डेल्टा का मान आपको आपस में क्या होना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए प्रूफ इसका, मैंने यहाँ पे कोई भी आपके पास सारणी कंसीडर कर लिया। अब क्या करते हैं हम, इसके अंदर प्रथम स्तंभ सिलेक्ट किया था मैंने। प्रथम स्तंभ के प्रत्येक अवयव में तृतीय स्तंभ के संगत, तीसरा स्तंभ आपको दिखाई दे रहा होगा, C1 C2 C3, इसको किसी अचर संख्या से गुणा कराओ। अचर संख्या से गुणा कराओगे तो C1 C2 C3 आएगा। इसको अचर संख्या यानी K से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, KC1 KC2 KC3। क्लियर है बात। तृतीय स्तंभ के संगत अवयवों को K से गुणा करवा के जोड़ना है, तो देखिए क्या बनेगा, A1 प्लस KC1। क्लियर है बात। A2 प्लस KC2, A3 प्लस KC3। यानी मैंने यहाँ पे क्या किया है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या किया है वो देखिए। प्रथम स्तंभ के अवयव है A1 A2 A3, इसके अंदर जोड़ा क्या है, C1 C2 C3 आपके पास कौन से स्तंभ के थे, तीसरे स्तंभ के अवयव थे। तीसरे स्तंभ के अवयव को किसी अचर संख्या से गुणा करवा के मैंने जोड़ा है, ये हमें करना था। किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ के अंदर किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी अचर संख्या से गुणा करवा के जोड़ना था, वो मैंने जोड़ लिया। और यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया कि जो नया सारणिक आपको मिला है वो मिला है डेल्टा 1। प्रूव आपको ये करना है कि डेल्टा 1 का मान डेल्टा के बराबर आएगा। अब आप अगर डेल्टा 1 को ध्यान से देखते हो, अगर आप डेल्टा 1 को ऑब्जर्व करते हो अच्छे से, तो आपको ये पता लगता होगा कि डेल्टा 1 के अंदर जो प्रथम स्तंभ है आपके पास, उसका प्रत्येक एलिमेंट 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स के जोड़ के रूप में आपको दे रखा है। क्लियर है बात। जो आपके पास डेल्टा 1 है, इसका प्रथम स्तंभ है, उसका प्रत्येक एलिमेंट 2 एलिमेंट्स के योग के रूप में आपको दे रखा है,
और अभी अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 का प्रूफ करवाया है कि यदि किसी सारणिक में कोई भी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पंक्ति या स्तंभ के दो या दो से अधिक अवयवों के योग के रूप में दे रखा हो तो उसको आप सेपरेट करके लिख सकते हो। तो इस डेल्टा वन को मैं क्या कर सकता हूँ, दो सारणी के योग के रूप में लिख सकता हूँ। B1 B2 B3 C1 C2 C3 में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको तो मैंने सेम लिख दिया दोनों साइड। अभी प्रॉपर्टी नंबर 5 करवाई है मैंने, और पहले मैंने क्या लिख दिया, A1 A2 A3 लिख दिया पहले सारणिक में, और दूसरे सारणिक में मैंने लिख दिया KC1 KC2 और KC3। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं है। अब देखिए ये जो आपके पास सारणिक है ये डेल्टा है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो डेल्टा जो आपके पास है और यहाँ पे सारणिक जो दे रखा है ये दोनों के आपस में सेम है। क्लियर है बात? तो इसकी जगह, किसकी जगह, इस चीज़ की जगह आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा लिख सकते हो। यहाँ तक आपको कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं है। अब मैंने कल आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी कि लास्ट वीडियो मैंने एक प्रॉपर्टी करवाई थी कि सारणिक की अगर आप किसी भी पंक्ति को, सिर्फ एक पंक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी एक पंक्ति को या किसी भी एक स्तंभ को किसी अचर संख्या से गुणा करवाते हो तो सारणिक का जो मान है वो उस अचर संख्या के गुणन के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी सारणिक का मान, जैसे मान लीजिए डेल्टा का मान पहले क्या था, 5 था, ठीक है। अब मैंने डेल्टा की किसी एक पंक्ति या स्तंभ को किसी संख्या इन 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो जो नया सारणिक आपको डेल्टा 1 मिलेगा उसका मान कितना आएगा, 15 आएगा। यानी कि सारणिक में मल्टीप्लाई किससे करवाते हैं, सिर्फ एक पंक्ति के अवयवों से करवाते हैं। क्लियर है बात? या फिर एक स्तंभ के अवयवों से करवाते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है किसके बीच में, मैट्रिक्स में और किसमें, सारणिक में। मैट्रिक्स में तो जब आप मल्टीप्लाई करवाते हो तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो, तो उसका रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, कॉमन लेना होता है। जो मल्टीप्लाई और कॉमन लेना होता है वो एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते हो तो हर एक अवयव के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो, तो कॉमन भी अगर आप लोगे तो हर एक अवयव से कॉमन लोगे। लेकिन सारणिक में आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक पंक्ति के अवयव को या किसी भी एक स्तंभ के अवयवों को किसी अचर संख्या से गुणा करवा सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा, कॉमन लेना होगा। यानी सारणिक में अगर आपको कॉमन लेना हो तो आपको हर एक एलिमेंट में से कॉमन नहीं लेना होता। अगर किसी भी एक पंक्ति से या किसी भी एक स्तंभ से कोई चीज़ कॉमन आती है तो उसको आप इजीली कॉमन ले सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है। ये मेजर डिफरेंस होता है अवयव और सारणिक में। अवयव में तो हर एक एलिमेंट्स में से कॉमन लेना होता है क्योंकि मल्टीप्लाई भी हर एक एलिमेंट से होता है। सारणिक में मल्टीप्लाई किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ से आप करवा सकते हो, तो कॉमन भी किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सारणी के अंदर जो आपके पास पहला स्तंभ है उसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है। वो कॉमन क्या है, के है इसके अंदर। प्रथम स्तंभ के प्रत्येक एलिमेंट में आपके पास क्या है, प्रथम स्तंभ के प्रत्येक एलिमेंट में के आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी प्रथम स्तंभ के प्रत्येक अवयव में से आप के कॉमन ले सकते हो। तो मैंने प्रथम स्तंभ के प्रत्येक अवयव में से के कॉमन लिया तो के आ गया आपके पास बाहर। अंदर क्या बच गया, C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइए। अब इसके बाद क्या है, देखिए जो आपके पास ये सारणिक है इसके अंदर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो क्या होगा, जो आपके पास पहला स्तंभ है C1 C2 C3 और तीसरा स्तंभ है C1 C2 C3, वो आपस में क्या है, बराबर है। ध्यान से अगर आप देखते हो तो पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ आपस में क्या है, बराबर है। और प्रॉपर्टी नंबर 3 मैंने प्रूफ करवाई थी लास्ट वीडियो में। उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि यदि किसी सारणिक में कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ सर्वसम है। सर्वसम का मतलब क्या है, आइडेंटिकल का मतलब ये है कि उनके सारे एलिमेंट्स आपस में, संगत एलिमेंट्स आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम सर्वसम बोलते हैं। तो उस सारणिक का मान हमेशा कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। यानी कि यदि सारणिक में कोई दो पंक्ति समान हो या कोई दो स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर आपके पास इस सारणी का मान कितना हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें पहला और तीसरा स्तंभ क्या है, समान है। तो आप प्रॉपर्टी साइड में मेंशन करोगे कि प्रॉपर्टी नंबर 3 की स्टेटमेंट आप लिख देना। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर दो पंक्ति या स्तंभ सर्वसम है तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो डेल्टा 1 बराबर क्या आ गया, डेल्टा तो आपके पास सेम मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस के मैंने सेम लिखा है, इसका मान कितना हो गया, 0।
अब k कोई भी अचर संख्या थी, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे 0 से तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा। और डेल्टा में जब आप 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा ही आएगा। यानी डेल्टा 1 का मान किसके बराबर आ गया, डेल्टा के बराबर आ गया। यही हमें प्रूव करना था। यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि सारणिक के अंदर किसी भी पंक्ति या फिर स्तंभ के अंदर किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ को किसी अचर संख्या से गुणा करवा के अगर हम जोड़ते हैं तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप सारणिक की किसी एक पंक्ति को किसी अचर संख्या से गुणा करवाते हो, जो मैंने पीछे प्रॉपर्टी करवाई है, यानी सारणिक की किसी भी एक पंक्ति को सिलेक्ट करो या किसी भी एक स्तंभ को सिलेक्ट करो, सिर्फ उस पंक्ति या स्तंभ को आप क्या करते हो, किसी अचर संख्या से गुणा करवाते हो, तो सारणिक का मान क्या हो जाता है, k गुना हो जाता है। लेकिन इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है, यदि किसी सारणिक में आप किसी भी एक पंक्ति के अंदर कोई अन्य पंक्ति का अचर गुण जोड़ते हो तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन आपके पास नहीं आएगा। यानी सिर्फ एक पंक्ति को मल्टीप्लाई कराओगे तो मान में परिवर्तन आएगा, लेकिन अगर आप एक पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति को अचर संख्या से गुणा करवा के जोड़ोगे तो कोई परिवर्तन आपके पास नहीं आएगा। थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको ध्यान से समझना है और याद आपको इसको रखना है। इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको प्रूव करवा देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए डेल्टा मैंने एक सारणी कंसीडर किया है, वो इस सेम हम एग्जांपल लेते हैं जो आपको याद हो गया होगा। 2 3 1 4 आपके पास एक डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता है 2 इंटू 4 यानी कि 8 माइनस 3 यानी कि 5। 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा, आपके पास 5 आ गया, तो इसकी वैल्यू आपको मिल गई 5। अब देखिए आपको करना क्या है, इस सारणी के अंदर कोई भी एक पंक्ति सिलेक्ट करोगे या कोई भी एक स्तंभ सिलेक्ट करोगे, उसके अंदर किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ को अचर संख्या से गुणा करवा के जोड़ना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सारणी की प्रथम पंक्ति के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति कौन सी बचती है, आपके सेकंड रो बचेगी। यहाँ पे द्वितीय पंक्ति के संगत अवयवों को किससे कोई भी अचर संख्या से गुणा करवा सकते हो। मैंने यहाँ से गुणा करवाया किससे, 3 से गुणा करवा के जोड़ने पर। ठीक है, प्रथम पंक्ति में क्या करना है आपको, द्वितीय पंक्ति को 3 से मल्टीप्लाई करवा के जोड़ना है, तो आपको एक नया सारणिक मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, उस सारणिक का मान इस सारणिक के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम बोलते हैं संक्रिया। ये संक्रिया क्या है, देखिए R1, अब सिंगल साइडेड एरो है, इसका मतलब क्या है, R1 इज रिप्लेस्ड बाई, R1 की जगह आपको क्या लिखना है, R1 यानी R1 तो सेम रहेगा, और R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके उसको आपको जोड़ना है। ये संक्रिया है, ये कैसे होती है, क्या होती है, ये हम प्रॉपर्टीज के बाद डिस्कस करेंगे। ये इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, R1 के अंदर R2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा के जोड़ा है। तो थोड़ा सा एक बार ऊपर लिख देते हैं इसको हम, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से। R1 थी अपने पास 2 3, तो 2 मैंने सेम लिख दिया, 3 मैंने सेम लिख दिया। अब R2 यानी कि दूसरी पंक्ति को 3 से मल्टीप्लाई कराओ, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 3 आएगा, तो यहाँ 1 गुणा 3 मैंने जोड़ दिया इसके अंदर 3। फिर देखिए 4 को मल्टीप्लाई कराओगे 3 से तो क्या आएगा, 12 आएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यानी R1 में मैंने क्या कर दिया, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। R2 में देखिए मैंने यहाँ पे कोई चीज़ नहीं किया, R2 आपके पास क्या रहेगी, सेम एज इट इज रहेगी। क्लियर है बात। तो अब ये आ गया 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा, तो 3 + 12 कितना होगा, 15 होगा। 1 4 आपके पास सेम है, ये डेल्टा 1 आपके पास सारणिक है। अब ये 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो इसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। 5 × 4 कितना आएगा, 20, -1 × 15 कितना आएगा, 15, 20 - 15 कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो आप इजीली देख सकते हो समीकरण नंबर 1 अपने पास क्या थी कि डेल्टा का मान कितना आया था, 5 आपको मिला था। डेल्टा 1 का मान कितना मिला है आपको, 5 ही मिला है। तो बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इट इज़ क्लियर दैट डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा, यानी कि डेल्टा 1 का मान डेल्टा के क्या है, बराबर है। यानी यदि किसी सारणिक में क्या होगा, किसी भी एक पंक्ति या फिर स्तंभ के अंदर किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ को अचर संख्या से गुणा करवा के जोड़ते हैं तो उस सारणिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी ये, प्रॉपर्टी नंबर 6। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको डाउट रहती है तो आप कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए, हम उसको फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अपनी स्टडी को जारी रखिए। थैंक यू सो मच।